मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के ज्योग्राफी क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कुछ ईओलिन प्रोसेस की बात करेंगे। जैसा कि मैंने अभी भी कहा, ईओलिन प्रोसेस, ठीक है। तो जो विंड का वर्क होता है उसको हम कई अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि वर्क ऑफ विंड, सिंपल नाम अगर हम उसको बोलते हैं, सिंपल साधारण भाषा में अगर हम उसको बोलते हैं तो हम द वर्क ऑफ विंड कह सकते थे, पवन का कार्य, ठीक है। अब कार्य की बात कल हम लोगों ने की थी, कार्य कैसा होगा, यानी वर्क कैसा होगा, इरोजनल होगा या डिपोजिशनल होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम कई अलग अलग नामों से भी बोल सकते हैं। जैसे कि ईओलिन प्रोसेस, वो एयर से बना, उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वायुड़ प्रक्रम या वातोड़ प्रक्रम। वातोड़ मीन्स वात मीन्स वायु, हवा से बनने वाली इस तरह का, ठीक है, या हवा से होने वाला प्रोसेस या प्रक्रम। ये चीज़ हमें ध्यान देनी थी। जैसा कि टॉपिक में मैंने लिखा है एरिड एंड सेमी एरिड, तो ये भी एक बहुत अच्छा इसके लिए एक नाम हो सकता है, होता भी है एरिड एंड सेमी एरिड, शुष्क और अर्धशुष्क। तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सबसे अच्छा या जो सूटेबल टॉपिक हम लोग कहेंगे वो एरिड और सेमी एरिड या शुष्क या अर्धशुष्क की बात होगी, जिससे हमें ये तुरंत एहसास होगा, तुरंत हमें ये चीज़ माइंड में स्ट्राइक हो जाएगी कि हम कौन से रीजन की बात कर रहे हैं। मतलब कि जो विंड से या जो हवा से लैंडफॉर्म्स बनेंगे वो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ बनेंगे, तो उसमें तुरंत आपको समझ में आ रहा है कि या तो वो शुष्क प्रदेश होगा या वो अर्धशुष्क प्रदेश होगा, यानी एरिड रीजन होगा या सेमी एरिड रीजन होगा, ठीक है। तो एक बार दोबारा इस बात को समझ लीजिए, जिस तरह से हम सारे एजेंट्स को पढ़ रहे हैं, जैसे आपने रनिंग वाटर पढ़ा, आपने ग्राउंड वाटर या अंडरग्राउंड वाटर पढ़ा, आपने ग्लेशियर पढ़ा, तो उसी क्रम में आगे आज हमारा विंड की बात हो रही है। तो विंड क्या करता है, विंड पवन क्या है, गतिशील कारक है। आपको लास्ट पहले टर्म को मैंने कहा है, इस बारे में बताया है कि जो भी अपर्दनात्मक कारक होते हैं, अपर्दन के कारक होते हैं, अपर्दन की शक्तियाँ होती हैं, या हम उनको और टेक्निकल लैंग्वेज में कहें जो एक्सोजेनेटिक फोर्स के एजेंट होते हैं, ठीक है। एक्सोजेनेटिक फोर्स कैसे करता है, अपने एजेंट के थ्रू काम करता है, और इंडोजेनेटिक फोर्सेस वो डायरेक्ट उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्स के जो एजेंट हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम जो बात करने वाले हैं वो विंड सिस्टम की बात करने वाली है, यानी हवा से निर्मित स्थलक रहती है। तो अब हमें ये समझना होगा कि हवा से निर्मित स्थलक रहती है कहाँ बनेगी, ठीक है। कोई ना कोई स्पेसिफिक रीजन होगा, जैसे हमने नदी की बात की या रनिंग वाटर की बात की, बहते हुए जल की बात की, या कास्ट टोपोग्राफी जो ग्राउंड वाटर से बनती है, या ग्लेशियल टोपोग्राफी जो ग्लेशियर्स में बनती है, तो उनका अपना वर्ल्ड में एक अलग अलग रीजन है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो उसी टाइप से जो विंड का वर्क होगा वो भी कुछ स्पेसिफिक रीजन में होगा, तो हम साधारण भाषा में उनको डेजर्ट बोल देते हैं, मरुस्थलीय भागों में। जैसे कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं तो वो कास्ट रीजन में होगा। इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जो डेजर्ट में बनने वाले लैंडफॉर्म्स हैं। तो अगर इस तरह से आपसे पूछा जाता है कि मरुस्थलीय स्थलाकृति हैं, यानी डेजर्ट के जो लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में अगर आपको कोई पूछता है तो भी आपको ध्यान रखना है, आपको क्या बताना है, विंड सिस्टम के बारे में बताना है। जो विंड से बनने वाले जो टोपोग्राफी है, जो लैंडफॉर्म्स हैं, उनके बारे में बात करना है। तो हम डेजर्ट कहें या हम एरिड सेमी एरिड रीजन कहें, या हम विंड से बनने वाले कहें, या हम ईओलिन प्रोसेस कहें, ठीक है। ईओलिन प्रोसेस, वायुड़ प्रक्रम, प्रक्रम मीन्स ये हवा का कैसी क्रिया हो रही, किस टाइप से उसका प्रक्रम या प्रोसेस हो रहा है, और कैसे वो लैंडफॉर्म का इरोजनल वर्क हो रहा है हवा का, फिर ट्रांसपोर्टेशनल वर्क हो रहा है, फिर डिपोजिशनल वर्क हो रहा है, कुल मिला के एक लैंडफॉर्म की किस तरह से अपर्दन के बाद निक्षेपण तक की क्रिया संपन्न हो रही है। तो वो सब क्या होगा, वो प्रक्रम के अंतर्गत आएगा। और प्रक्रम किससे हो रहा है, हवा से हो रहा है, वायु से हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, वायु प्रक्रम या विंड का वर्क, या वर्क ऑफ विंड, या सेमी एरिड या एरिड की टोपोग्राफी या जियोमॉर्फोलॉजी, इस टाइप से हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। अब बात होती है विंड का जो वर्क होता है। जैसे नॉर्मली आपने देखा कि रनिंग वाटर है, तो नदी ग्लेशियर से निकली और अपने मार्ग में सीधे एक मार्ग में बहती हुई और समुद्र में जाके मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो, ग्लेशियर की बात की तो वो भी एक दिशा में काम कर रहा है। लेकिन वायु के बारे में आपको याद होगा, जब हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट डे ये चीज़ पढ़ी थी कि किस तरह से प्रोसेस हैं, कैसे जो एजेंट हैं वो सब कैसे काम कर रहे हैं, तो उसमें हमने वायु की बात की थी। उसमें बताया था आपको कि जो विंड का वर्क होता है वो यूनी डायरेक्शनल ना होकर मल्टी डायरेक्शनल होता है, मतलब बहुदिशीय होता है।
मल्टी डायरेक्शनल मीन्स बहुदिशीय होता है। हवा का कोई डिसाइड नहीं है कि अभी इस ईस्ट टू वेस्ट चल रही है, वेस्ट टू ईस्ट भी चल सकती है, नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, किसी भी दिशा में चल सकती है। तो किसी भी दिशा से उसका प्रभाव हो सकता है, किसी भी दिशा से वो स्थलखंड पे प्रहार कर सकती है। आप यहाँ पे बिल्कुल भी घबराए नहीं। मान लीजिए कोई भी लैंडफॉर्म है, हवा का प्रहार इस पे इस दिशा से हो सकता है, इस दिशा से हो सकता है, इस दिशा से हो सकता है और इस दिशा से हो सकता है। तो इसको हम मल्टी डायरेक्शनल बोल देते हैं कि हवा का जो प्रवाह होता है वो बहुदिशीय होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। इसलिए लैंडफॉर्म्स का जो इरोजनल वर्क उस पर होगा वो एक दिशीय ना होके कैसा होगा, बहुदिशीय या मल्टी डायरेक्शनल होगा। तो मल्टी डायरेक्शनल होने से भी बहुत सारे स्थलखंड निर्मित होंगे। अभी हम देखेंगे आगे कि क्या किस टाइप से लैंडफॉर्म निर्मित होंगे। तो आपने देखा कि रनिंग वाटर है या ग्लेशियर है या कास्ट टोपोग्राफी है, इससे थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि जो विंड का जो उसका बहने का या गतिमान होने की मछली होती है तो मल्टी डायरेक्शन में बहुदिशीय मार्ग। तो इस बहुदिशीय होने के कारण जो स्थलखंड है उस स्थलखंड पर हवा के प्रहार ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि विंड की इंटेंसिटी, तो विंड की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि लैंडफॉर्म का इरोजन किस स्पीड से होगा। ठीक है। अगर हवा की तीव्रता अधिक है तो वो शक्तिशाली उसके जो प्रहार होंगे, और अगर वो मंद गति से चल रही है तो स्थलखंड पे उसका प्रहार इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाएगा। तो एक ये फैक्टर होता है कि विंड का जो इंटेंसिटी है, उसका जो तीव्रता है, उसका जो वेग है वो कैसा है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको मुझे लगता है समझ आई होगी कि जो विंड का वर्क है वो कहाँ होगा, वो मरुस्थलीय होगा। अब मरुस्थल को हम शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। अब शुष्क और अर्ध शुष्क यानी एरिड और सेमी एरिड में डिफरेंस करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि एरिड और सेमी एरिड को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे। तो वहाँ पे हम वर्षा की उपलब्धता देख लेते हैं, वर्षा की मात्रा देख लेते हैं कि एनुअल रेनफॉल वहाँ पर कितना हो रहा है। तो एनुअल रेनफॉल से जो रीजन मिल रहा है हमें, वो रीजन में को हम शुष्क कहेंगे या अर्ध शुष्क कहेंगे। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो जिन प्रदेशों में 25 से लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है उसको हम अर्ध शुष्क बोलते हैं, और जिन प्रदेशों में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है उनको हम शुष्क प्रदेश यानी कि एरिड रीजन बोलते हैं। तो अगर आपसे हम इंडिया की बात कर लें, इंडिया में हम थार डेजर्ट की बात कर लें, या हम जो रेगिस्तान या राजस्थान कह देते हैं, राजस्थान को मोस्टली लोग रेगिस्तान या डेजर्ट के साथ एकदम कंपेयर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, पूरा राजस्थान पूरा डेजर्ट नहीं है, उसमें कुछ पार्ट है वो डेजर्ट पार्ट है। तो वो हम देखेंगे जो पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए जो ज़िले हैं, जैसे कि बाड़मेर है, बीकानेर है, गंगानगर है, जैसलमेर है, ये सारे इसमें आपको पूरा सैंड ड्यून और सारा जो रेगिस्तानी एक जो दृश्य होता है वो आपको देखने को मिलता है। वहाँ पर ये कुछ स्थलाकृतियाँ भी आपको मिल सकती हैं। तो हम बात शुष्क और अर्ध शुष्क की यानी एरिड और सेमी एरिड की कर रहे थे। तो एरिड और सेमी एरिड का मेन जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि एरिड में हम 25 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा को देख लेते हैं, और सेमी एरिड में 25 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा को मान लेते हैं। अब वनस्पतियों की बात भी अगर हम करें तो वहाँ पर वनस्पतियाँ भी बहुत नाम मात्र की होती हैं, ना कि बराबर होती है, लेकिन जो होती हैं वो कटीली झाड़ियाँ, थॉर्न टाइप वेजिटेशन होता है, कटीली झाड़ियाँ, इस टाइप की वनस्पतियाँ आपको छिटपुट यहाँ दिखाई देती है। इसका मतलब ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब विंड ब्लोइंग होती है यानी हवा का जब पवन संचार होता है, हवा वहाँ चलती है तो उसके रास्ते में अवरोध कम, जैसे पेड़ होंगे तो अवरोध आएगा, पेड़ नहीं है तो इतना अवरोध नहीं आएगा, चट्टान में सीधा प्रहार करेगी और उसका अपतन करना शुरू करेगी। ठीक। तो हमें ये भी देखना है मरुस्थलीय भागों में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, दूसरा मरुस्थल कहते ही यानी डेजर्ट कहते ही हमें एक सूखे का एहसास होने लगता है। तो वहाँ जो ड्रेनेज पैटर्न होता है, जो रिवर सिस्टम होता है, वो भी इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम होता है। इनलैंड मीन्स आंतरिक अपवाह। ठीक है। आंतरिक अपवाह से मतलब होता है कि मरुस्थल की नदियाँ मरुस्थल से ही जन्म लेती हैं और वहीं किसी झील में जाके गिर जाती हैं या वहीं रास्ते में समाप्त होती है, मतलब समुद्र तक उनका पहुँचना नहीं हो पाता। तो ऐसे प्रवाह को हम क्या बोल देते हैं, इनलैंड वाटर सिस्टम या इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम या आंतरिक जल प्रवाह। तो ये एक फैक्टर भी है कि वहाँ मरुस्थल की स्थिति बन रही है तो वहाँ नदियों का इस प्रकार से हो रहा है कि जल की अनुपलब्धता हो रही है, कमी हो रही है, जिसके कारण क्या है कि वो समुद्र तक नहीं पहुँच पाती और वहीं रास्ते में सूख जाती है, किसी झील में विलीन हो जाती है और झीलों का पानी भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है।
तो जो ड्रेनेज पैटर्न है वो भी वहाँ पे इनलैंड टाइप का है, यानी जल की वहाँ पे कमी रहती है। ये चीज़ हमें ध्यान देंगे। अब हमें थोड़ा सा हम ये भी देख लें कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ ऐसी स्थितियाँ मिलेंगी। ठीक है, तो अब आपको इतना अब तक समझ में आ गया होगा मेरा इतना बताने के बाद कहाँ मिल सकता है। तो सिंपल सा अगर कुछ भी दिमाग में नहीं आया तो इतना तो जरूर कि जहाँ जहाँ मरुस्थल है वहाँ संसार में वहाँ वहाँ ये सारी चीज़ें आपको अवश्य मिलेंगी। ठीक है, तो अब मरुस्थल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपना वाला मरुस्थल देख लेते हैं, लेकिन हम इस तरह से कैटेगराइज ना करके एक बड़े लेवल पे इसको अगर कैटेगराइज करते हैं तो हमारे पास 5 कैटेगरी आती है, जिनमें हम सहारा मध्य एशिया नाम से एक बना लेते हैं। सहारा मध्य एशिया, सहारा मध्य एशिया में क्या क्या मिलेगा? सहारा रेगिस्तान, ठीक, सहारा में आप देख सकते हैं अफ्रीकी प्रदेश, ठीक है, ये वाला। तो अब सहारा और मध्य एशिया, सहारा के साथ मध्य एशिया जोड़ दिया, तो अब मध्य एशिया में एशियाई कंट्रीज कौन कौन से शामिल हो जाएंगे, या एशिया में कौन कौन से मरुस्थल होंगे? देखिए, वर्ल्ड रीजनल स्टडी पे फिर हम लोग आ गए। डेली मैं आपसे इस बात को बोलता हूँ कि वर्ल्ड रीजनल स्टडी अगर आपकी स्ट्रांग है तो भूगोल आपके कब्जे में है। ठीक है, तो आपको सारा डेजर्ट सिस्टम, सारा माउंटेन सिस्टम, ये चीज़ें आपको हमेशा पता होनी चाहिए। तो अब आपको देखना चाहिए कि मैंने जैसे ही बोला कि सहारा मध्य एशिया, तो आपको तुरंत माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि सहारा के साथ मध्य एशिया बोला है, तो मध्य एशिया में कौन कौन से डेजर्ट रीजन होंगे? तो जिनमें एक अरेबियन डेजर्ट, अरब की बात अगर हम करें, अरब मरुस्थल, अरब रेगिस्तान, थार का मरुस्थल, भारत की बात हो गई, कराकुम और किजलकुम। अरब मरुस्थल आपने सुना है, सबने सुना होगा, सहारा मरुस्थल भी सुना होगा, लेकिन कराकुम और किजलकुम ये कुछ नए, मुझे लगता है आपने हो सकता है ना सुनी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आए हुए हैं। तो मध्य एशिया की बात हो रही है, तो मध्य एशिया में होंगे। मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान की स्थिति, जो जितने भी ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये वाले जो कंट्रीज हैं, उनमें आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा देखने। ठीक, तो कराकुम और किजलकुम। एक टकला मकान, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। टकला मकान कहाँ मिलता है ये आपको देखना है, चाइना वाले भाग में। गोबी डेजर्ट, गोबी सभी ने सुना होगा, गोबी मंगोलिया में मिलता है। तो ये कुछ एशियाई, मध्य एशियाई मरुस्थलों की बात हमने की। तो इसमें आप देखेंगे सहारा मध्य एशिया, सहारा मध्य एशिया में क्या होगा, जो भी डेजर्ट मिल रहे हैं उन सब डेजर्ट में लगभग आपको विंड का वर्क दिखाई देगा, या जो ईओलिन टोपोग्राफी है, या जो वायु से निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, वो सब आपको दिखाई देंगे। दूसरा हम बात करें अगर दक्षिण अफ्रीकी देश, दक्षिण अफ्रीकी देश में आप देखिए कालाहारी मरुस्थल, नामीबिया, नामिब। हो सकता है आपको नया लग रहा हो, लेकिन आप अपना मैप अगर सामने आपने रखा होगा तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। कालाहारी मरुस्थल, उसकी लोकेशन कहाँ हो रही है? तो हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं। अफ्रीका में आप देखिए ये वाला भाग, कालाहारी, नामिब और कारू मरुस्थल। ठीक है, कालाहारी, नामिब और कारू, ये सारे इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं, ये सब आए हुए हैं, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इनको पढ़ना और समझना है। नेक्स्ट हमारा हम दक्षिण अमेरिकी की बात करें। दक्षिण अमेरिकी ये बात में हमेशा याद रखना है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिकी मरुस्थलों की बात हो रही है, जिसमें अटाकामा मरुस्थल, ठीक, कहाँ? चिली, पेटागोनिया, और इसका जो पेरू तट, ठीक है, चिली और पेरू तट, इसके सहारे अटाकामा मरुस्थल। दूसरा आपका अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिकी, जिसमें कैलिफोर्निया के एरिजोना, मोजावे और मेक्सिको का सोनोरा, ये मरुस्थल। और उसके अलावा एक मरुस्थल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट डेजर्ट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय भाग को ग्रेट डेजर्ट के नाम से हम लोग बोल देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हुए, वर्ल्ड के कुछ फेमस जो रीजन है जिनमें हम विंड सिस्टम को देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अब आपके माइंड में एक आइडिया, एक दिमाग में एक चीज़, एक सेटअप आ गया कि जो एरिड और सेमी एरिड की बात हो रही है, इसको हम वर्क ऑफ विंड भी कह सकते हैं, वर्क ऑफ विंड। एंड रिजल्टेंट टोपोग्राफी, विंड के कार्य से बनने वाली जो स्थलाकृतियाँ हैं वो कौन कौन सी होंगी। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और, जब हम बात करते हैं कि विंड का वर्क कैसा होगा, तो वर्क मीन्स इरोजनल और डिपोजिशनल,
दोनों वर्क की बात होगी। उसके लिए आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें बताएंगी, जैसे कि एब्रेशन बताया है, अपघर्षण, ठीक है, चट्टान का यानी हवा के साथ जो पत्थर हैं वो जब चट्टान पे गिरेंगे और उसको रगड़ लगाएंगे हवा के झोंके, तो क्या होगा, अपघर्षण या एब्रेशन होगा, ठीक है। एट्रिशन भी इसमें होगा, सन्निकर्षण, और एक सबसे इम्पोर्टेंट डिफ्लेशन। देखिए जैसे कल हमने ग्लेशियर पढ़ा था, तो ग्लेशियर में भी आपका ये एब्रेशन और एट्रिशन हो रहा था, लेकिन उसके साथ प्लकिंग बताया था। तो वो एक स्पेसिफिक कंडीशन हो रही है इरोजनल वर्क की, या एक प्रक्रिया हो रही है उत्पाटन या प्लकिंग, तो वो हिमानी में हो रहा है। इसी तरह से अब वाहन की अगर हम बात कर रहे हैं, डिफ्लेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो विंड सिस्टम हवाओं के द्वारा हो रहा है। तो जो लैटिन भाषा के डिफ्लेयर से लिया गया है। डिफ्लेयर का मतलब उड़ाना होता है। तो अब आप देखिए कि अगर किसी भी डेजर्ट रीजन की हम बात करें, तो उसमें डिफ्लेशन, हवा के झोंके आए और जो सैंड है उसको, रेत है, बालू है, उसको अपने साथ उड़ा के ले जाओ। तो वो क्रिया क्या है, अपवहन कहलाती है। इसमें क्या है, सॉफ्ट रॉक्स, जो मुलायम चट्टानें, कोमल शेल्स हैं, वो सारी उड़ के जाने लगती हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। तो आप एक हेडिंग डाल दीजिए, लिख लीजिए अगर आप लिख रहे हो तो, इरोजनल लैंडफॉर्म्स। इरोजनल लैंडफॉर्म्स। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे इरोजनल लैंडफॉर्म्स की बात कर रहे थे। इसमें सबसे पहला जो हम बात, पहले दूसरे से मतलब नहीं है, क्या हो सकती है संभावना। तो संभावना ये है कि आप ये इमेजिन करिए कि डेजर्ट रीजन या रेत सब में है और हवा का झोंका आता है, तो क्या करेगा, अपने साथ बहुत सारा तीव्रता से, अगर उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तीव्र हवा का झोंका कोई आता है और उसमें मरुस्थलीय भाग में, और अपने साथ बहुत सारा पार्ट उठा कर ले जा रहा है, तो एक खाई, एक गर्त, एक डीप जैसा बन जाता है, ठीक है। उस खाई या डीप को हम क्या बोलते हैं, ब्लो आउट। ब्लो आउट या बात गर्त, ठीक है, ब्लो आउट या बात गर्त बोलिए। तो ये क्या होता है, साधारण सी स्थलाकृति है कहीं मरुस्थलीय भागों में। अगर आप पिक्चर या वीडियो में कहीं आपने देखा होगा, तो देखा होगा कि नॉर्मली हम किसी डेजर्ट रीजन को अगर देख रहे होते हैं, तो उस डेजर्ट रीजन में क्या होता है, जो हवा के झोंके से खाई जैसी बन जाती है, और वो उसके जो हवा का झोंका आ रहा है, उसने बहुत सारी सैंड को अपने साथ लिया और कहीं जाके उसका डिपोजिशन कर दिया। तो जहाँ से उसने उठाया वहाँ पे एक डीप जैसा बन जाता है, एक खाई जैसी बन जाती है, जिसको हम ब्लो आउट या बात कर बोलते हैं। तो ये हवा से बनने वाली एक स्थलाकृति है, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अच्छा, इनमें कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पे इनको अलग अलग नाम भी देते हैं। जैसे कि अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स की बात करें, तो लघु आकार वाली जो बेसिन होती है उनको बफेलो बालोस बोलते हैं। बफेलो बालोस, ठीक है। कहाँ बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स रीजन में। मंगोलिया में जो बृहदाकार बेसिन होते हैं उनको पांगकियांग बोलते हैं। मंगोलिया में पांगकियांग, बफेलो बालोस, ये मंगोलिया और ये यूएस, ठीक है। इसको ब्लो आउट, ये ब्लो आउट, इसको, ये इसका स्थानीय नाम मंगोलिया में, और ये इसका स्थानीय नाम संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट एक इसमें टोपोग्राफी बनती है, इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग क्या होता है कि मरुस्थलीय भागों में कुछ टीले टाइप के रह जाते हैं जिनका अपर्दन नहीं हो पाता। मतलब कि ये कोई बड़ी चट्टान कभी रही होगी और इन चट्टानों पर हवा के झोंकों ने प्रहार किया, हवा ने प्रहार किया और इनका जो कोमल शेल्स थी इनको काट दिया और ये हार्ड रॉक्स सारी रह गई। तो कुछ टीले टाइप के कुछ मरुस्थलीय भागों में आइलैंड जैसे दूर दूर दिखाई देते हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं, इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग, ठीक है। इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग, ठीक है। इस टाइप की स्थलाकृति, तो आपको ध्यान रखना है। पहला क्या था, पहला आपने देखा कि बन रहा था हमारा ब्लो आउट या बात कर, और दूसरा आपने देखा, दूसरा क्या बना,
इंसेलबर्ग में, इंसेलबर्ग के बारे में आपने देख लिया कि जो भी चट्टानी भाग मरुस्थलीय प्रदेशों में आपने देखा हार्ड रॉक्स हैं और हार्ड रॉक्स के साथ कोई सॉफ्ट रॉक्स सही होंगी, तो सॉफ्ट जितनी कोमल चट्टानें थी उनका हवा द्वारा अपरदन हो गया और जो हार्ड रॉक्स थी वो कुछ द्वीपों जैसी फैली दिखाई दे रही है जिनको हम इंसेलबर्ग कह देते हैं। इंसेलबर्ग हिंदी या अंग्रेजी में इंसेलबर्ग ही कहेंगे। इसके अलावा अगला होता है छत्रक शिला या मशरूम रॉक। छत्रक शिला, देखिए नाम से कुछ चीज़ों का तो नाम से ही समझ में आने लगता है कि क्या होगा। छत्रक शिला यानी छतरी जैसा जो आकार वाली कोई शिला। तो आप देखिए डेजर्ट रीजन में ये एक इस टाइप की शिलाकृति बन जाती है जिसको हम छत्रक शिला बोलते हैं। कैसे बनती है देखिए, इस टाइप से शिलाकृति ये बन जाती है छत्रक शिला। ठीक, अब इसमें क्या है, चट्टान तो पूरी कोई ऐसी नहीं होगी। ठीक, अब इसमें ये हार्ड रॉक्स, ये सॉफ्ट रॉक्स सारा कॉम्बिनेशन है, यानी चट्टान है तो वो हार्ड कहीं सॉफ्ट, किसी भी प्रकार का उसका टेक्सचर हो सकता है। लेकिन हवा जब प्रहार करेगी तो क्या करेगी, तो वो प्रहार तो हार्ड और सॉफ्ट दोनों पे करेगी, लेकिन जो सॉफ्ट पार्ट होगा वो जल्दी कट जाएगा। ठीक है, तो जो मरुस्थलीय भाग होते हैं। और दूसरी बात एक और, अभी आपको मैंने बताया था कि जो विंड का जो वर्क होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल ना होकर मल्टी डायरेक्शनल होता है। अब देखिए चारों तरफ से इस पे प्रहार हो रहा है हवा का, तो जहाँ जहाँ भी सॉफ्ट रॉक्स है वो सब चारों तरफ से कटती चली जा रही है और इस टाइप की स्थलाकृति हमें बनती नजर आ रही है ऐसे। ठीक है, कई जगह इसको आपको बिल्कुल ऐसे भी बना हुआ दिखाया जा सकता है, एकदम ऐसे। ये छत्रक शिला, छतरी के आकार जैसी शिला। तो विंड के मल्टी डायरेक्शनल जो वर्क है उसके होने के कारण छत्रक शिलाओं का निर्माण होता है। इसके चारों तरफ से जो सॉफ्ट रॉक्स हैं वो कटती चली जाती हैं और हार्ड रॉक्स रह जाती हैं। तो इस टाइप से जो लैंडफॉर्म बनता है उसको क्या बोल देते हैं, छत्रक शिला बोल देते हैं। इनको सहारा रेगिस्तान में गारा बोल देते हैं, गारा। छत्रक शिला, इसको आप लिख लीजिए मशरूम रॉक, मशरूम रॉक्स, और इनको गारा कहाँ बोल देते हैं, सहारा मरुस्थल में। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई लैंडफॉर्म है और लैंडफॉर्म का किसी पर्टिकुलर प्लेस पर यानी किसी स्थान विशेष पर क्या एक विशेष या स्पेसिफिक कोई नेम है। तो ये गारा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो गारा छत्रक शिला का एक दूसरा नाम है जो सहारा रीजन में प्रयोग किया जाता है। तो कई बार छत्रक शिला या गारा ऐसे लिखा हुआ भी आपको मिल जाता है। अगली आकृति की बात करें तो बनता है ज्यूजेन। ठीक है, ज्यूजेन या कुछ जगह ज्यूगेन भी लिखा होता है, तो आप उसको देख लीजिए, ज्यूजेन या ज्यूगेन। ज्यूजेन, ठीक है, ज्यूजेन। इसमें आप देख लीजिए क्या है, मरुस्थलीय भागों में जब कठोर चट्टान के ऊपर कोमल चट्टान की संरचना होती है और क्षैतिज रूप में वो फैली रहती है, तो कोमल चट्टानों को काटकर हवाएं एक ढक्कनदार आकृति बनाती हैं जिसको हम ज्यूगोन बोलते हैं। जैसे क्या, जैसे ये कोई प्लेन है, कोई भी चट्टान है, ठीक है, यहाँ पर इनका क्षैतिज रूप में वितरण है और हवाएं इन पे प्रहार कर रही हैं और प्रहार करके वो क्या कर रही हैं, कुछ इस टाइप की शिलाकृति बनाती चली जा रही है। ये इनके ऊपर कुछ हार्ड रॉक्स बची हुई है, तो ये क्या कहलाता है, ज्यूजेन या ज्यूगेन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ब्लो आउट, इंसेलबर्ग, मशरूम रॉक और ये ज्यूजेन या ज्यूगेन की बात है।
ये क्षैतिज अवस्था में थे। अब देखें हम वर्टिकल कंडीशन में अगर मिल रहा है इनका डिवीजन तो कैसे हो रहा है, उसको यार्डंग बोलते हैं। यार्डंग, यार्डंग। इनकी आकृति की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि लगभग इस टाइप से इस टाइप से ये कुछ नालियां जैसी बनती है, यानी ये प्रवाह इनका यहाँ से कटाव होना शुरू होता है, नालियां जैसी बनी दिखाई देती हैं लंबवत रूप से, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, यार्डंग बोलते हैं। ठीक है, यार्डंग। क्षैतिज रूप में अगर है तो ज्यूजेन या ज्यूगेन, और अगर वर्टिकली ये फैली हुई है कठोर और कोमल चट्टान एक दूसरे के विपरीत, तो क्या बनता है, यार्डंग। इस चीज़ को आपको बता देंगे। उसके बाद हम बात करें, एक और आता है ड्राई कांटर। ड्राई कांटर यार्डंग तक समझ में आ गया। ब्लो आउट, या हम उसको बात कर बोल देते हैं इंसेलबर्ग, छत्रकशिला या मशरूम रॉक, ज्यूजेन या ज्यूगेन और यार्डंग। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ड्राई कांटर। ड्राई कांटर को आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो 3 फलक वाले बोल्डर, अब देखिए विंड के वर्क में कैसे कितनी शक्ति होती है। बोल्डर के बारे में आपने पढ़ा था कि मोटे मोटे पत्थर, मान लीजिए ये कोई भाग था और ये किसी रेगिस्तान में, किसी डेजर्ट रीजन में ये चट्टान का एक बड़ा सा टुकड़ा बोल्डर की फॉर्म में पड़ा हुआ है। इस पे जब हवा का प्रहार हुआ, मल्टी डायरेक्शनल, अभी कहा था मैंने आपसे कि बहुदिशीय प्रवाह होने के कारण स्थलाकृतियों पर प्रभाव पड़ता है। तो आप देखिए 3 फलक वाला, कहा आपसे कि 3 फलक वाला बोल्डर, तो आप देखिए कि ये जो नॉर्मल कोई एक पत्थर बोल्डर की रूप में पड़ा हुआ है, उस पर हवा का प्रभाव हुआ, इधर से प्रहार हुआ, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये चट्टान कटनी शुरू हो जाएगी। और मान लीजिए इस टाइप से ही कट के ऐसी आकृति में, ठीक है, इधर से भी प्रवाह हो रहा है, इधर से भी प्रवाह हो रहा है, तो क्या होगा, बोल्डर का जो असली रूप था वो परिवर्तित हो गया और उसमें हवा के प्रहार से चट्टानों में कटाव हुआ या चट्टान में कटाव हुआ और उसका रूप परिवर्तन, यानी उसमें अपर्दन की शक्ति के लगने से उसका अपर्दन हुआ। तो सीधा सा आप बोल सकते हो कि 3 फलक वाला जो बोल्डर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई कांटर। ठीक है, ड्राई कांटर, ड्राई कांटर, ड्राई कांटर। ये कैसे हो रहा है, विंड का जब मल्टी डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है या विंड का, हवा का संचार हो रहा है, हवा तीव्रता से चल रही है और किसी बोल्डर को काट रही है, तो क्या हो रहा है, ड्राई कांटर बन रहा है। उसके बाद एक होता है स्टोन लैटिस। स्टोन लैटिस या जालीदार शिला। स्टोन लैटिस, देखिए स्टोन लैटिस कैसे बनता है। स्टोन लैटिस, जालीदार शिला। जालीदार, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, जालीदार, जालीदार शिला। ठीक, कोई चट्टान कोई चट्टान मान लीजिए ऐसे मरुस्थलीय भाग में है और ये चट्टान कोमल और कठोर भागों से मिलकर बनी है, हवा का प्रहार हुआ और हवा के प्रहार से जहाँ जहाँ इसमें कोमल सॉफ्ट रॉक्स हैं वो सॉफ्ट रॉक्स कट के अलग चले गए और इसमें देखिए आप एक जाली यानी आर पार यहाँ से इधर उधर आप देख सकते हैं।
तो इस टाइप की कोई चट्टान, कोई शिला अगर कहीं मरुस्थलीय भागों में आपको मिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टोन लैटिस या जाशुआ शिला। ठीक, तो ये किससे बना, यह हवा के अपरदनात्मक कार्य हुआ, यानी विंड का इरोजनल वर्क हुआ। विंड के इरोजनल वर्क से आपने देखा क्या क्या बना, ब्लो आउट बना, इनसेलबर्ग बना, ठीक है, ज्यूजेन बना, मशरूम रॉक बनी, ड्राई कांटर बना, यार्डंग बना, और लास्ट अभी हमने क्या पढ़ा, छत्रक शिला या सॉरी जालीदार शिला या स्टोन लैटिस। तो ये जो शिलाकृतियाँ थी इसमें पवन रेत के कणों की सहायता से अपघर्षण। आप देखिए दोबारा देख लेते हैं, जैसे अभी चट्टान की बात हम कर रहे थे, कई बार अपघर्षण कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है। अपघर्षण में हवा का झोंका आया और उस झोंके में कंकड़ पत्थर छोटे कणों से लेके बड़े बड़े कंकड़ भी होंगे, यानी ग्रावेल्स, पेबल्स, ये सब मिलेगा। तो क्या होगा, वो हवा का प्रभाव हवा के झोंके के साथ जो कंकड़ पत्थर और जो सैंड उनके टुकड़े हैं वो क्या करेंगे, इस चट्टान पे गिरेंगे और उस पर इसको खरोच लगाएंगे और इस पर रगड़ लगाएंगे। क्या होगा, तो सॉफ्ट रॉक्स में धीरे धीरे कटनी शुरू हो जाएंगे। तो अपघर्षण की क्रिया होगी, अपघर्षण द्वारा क्या हो रहा है, ये स्टोन लैटिस तैयार है। तो इस टाइप से हमें चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी का बस इतना आपको इस पर विशेष ध्यान रखना है कि कौन सी शिलाकृति का क्या नाम है और वो कौन से अपवर्तन के कारण से बनती है, और वो अपवर्तनात्मक शिलाकृति है या निक्षेपात्मक शिलाकृति, मतलब कि वो इरोजनल लैंडफॉर्म से या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म से, और वो बन किससे रहे, ये बस आपको जरूर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद हम अगर बात करें इसकी तो डिपोजिशनल वर्क की बात हो जाती है, यानी निक्षेपण, कार्य निक्षेपण से बनने वाली शिलाकृतियाँ। तो उनके लिए आप कर सकते हैं, एक हेडिंग डाल दीजिए, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स या निक्षेपित या निक्षेपण शिलाकृतियाँ। इरोजनल उसमें आपने ही बना लिया, डिपोजिशनल उसमें आप देख लीजिए। तो डिपोजिशनल में क्या होगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बालू का स्तूप, सैंड ड्यून्स, बालू का स्तूप। सैंड ड्यून्स सभी ने देखा है, और मोस्टली जब डेजर्ट दिखाया जाता है कहीं भी तो सैंड ड्यून्स सबसे ज़्यादा आप लोग देखते हैं, ठीक है। बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, बालू का मीन्स बालू, बालू से बनने वाला स्तूप, बालू से बनने वाला कोई ढेर, उसको हम क्या कहते हैं, बालू का स्तूप। आप देखिए अभी हमने ब्लो आउट की बात की थी, तो ब्लो आउट में मैंने आपको बताया था कि हवा का झोंका आया और उसने जो डेजर्ट में रेत फैली हुई उसको अपने साथ लिया यहाँ से, और ऐसे करके कहीं जाके जमाव कर दिया। तो जो यहाँ से रेत ली थी उसने कहीं जाके जमाव कर दी, तो वो लगभग सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, बालू का स्तूप बन जाती है। तो हवा के यानी पवन द्वारा बालू के जो निक्षेप से निर्मित टिब्बे या स्तूप या ढेर आप कह सकते हो साधारण भाषा में, वो सब क्या कहलाते हैं, वो आपके बालू का स्तूप कहलाते हैं। बालू का स्तूप को हम 3 कैटेगरी में बना देते हैं, जैसे लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और बरखान और बारकेंस। बरखान और बारकेंस ये थोड़ा सा अलग है और इम्पोर्टेंट है। तो चंद्राकार, अर्धचंद्राकार शेप में आप कह सकते हो फैला हुआ भाग होता है जो हम बरखान या बारकन उसको कह देते हैं। लगभग इस तरह से इस शिलाकृति बनती है। मरुस्थलीय भागों में अगर आप देखेंगे तो इस टाइप की शिलाकृतियाँ आपको दिखाई देंगी, इस टाइप की शिलाकृतियाँ आपको दिखाई देंगी, ठीक। इनको हम बरखान, ठीक है, बरखान या बारकिन्स कहते हैं, ठीक है। बारकिन्स पूछा जाता है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में, विंड से बनने वाले अगर हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की बात कर देते हैं तो सैंड ड्यून्स में भी बारकिन्स या बरखान, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसमें एक लोयस काफ़ी पॉपुलर है, लोयस ठीक है। लोयस क्या है, बहुत सिंपल, हवा ने कणों को उड़ाया अपने साथ, धूल के कणों को, रेत के कणों को, और उड़ा के कहीं जाके दूर उसका जमाव कर दिया।
तो उस जमाव से जो एक मैदान जैसी आकृति मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, लोयस कहते हैं। लोयस के मैदान भी कई बार बोल दिया जाता है, लोयस कहते हैं। मतलब कि मरुस्थलीय भागों से विंड के द्वारा, हवा के द्वारा जब सैंड को, बालू को एक स्थान से उड़ाकर दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा कर दिया जाता है, तो उससे बनने वाली जो एक स्थलाकृति है उसको हम क्या कहते हैं, लोयस कह देते हैं। तो लोयस का जो नामकरण है वो फ्रांस के अल्सस प्रांत के लोयस नामक गांव के आधार पर लिया गया, यानी फ्रांस से लिया गया। जो बर्ड लोयस की बात हो रही है, फ्रांस का एक गांव है लोयस, उसके वहाँ पर ऐसी स्थलाकृति देखने को मिली, वहाँ से ये लोयस नाम लिया गया। ठीक, तो ये आपने देखा कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की बात हमने कर ली। अब एक थोड़ा सा यहाँ पे और चेंज आप देखेंगे, जल की उपलब्धता अगर हो रही है, मतलब मरुस्थलीय भागों में अगर कहीं जल की उपलब्धता हो रही है तो कुछ स्थलखंड बनते हैं, वो लगभग 3 या 4 हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मतलब आप कह सकते हो जल निर्मित मरुस्थलीय स्थलाकृतियाँ, ठीक है, जल निर्मित मरुस्थलीय स्थलाकृतियाँ, जिनमें आप बोल सकते हैं लैंडफॉर्म्स ड्यू टू वाटर एक्शन, लैंडफॉर्म्स ड्यू टू वाटर एक्शन इन डेजर्ट। चाहो तो आप लिख लो इसको, लैंडफॉर्म्स ड्यू टू वाटर एक्शन इन डेजर्ट, यानी मरुस्थल में जल निर्मित कुछ स्थलाकृतियाँ वो कौन कौन सी हो सकती हैं। देखिए, इनमें 3 स्थलाकृतियाँ प्रमुख हैं, जिनमें से प्लाया, बजाडा और पेडिमेंट। ये नाम ध्यान रखने हैं आपको, इम्पोर्टेंट है। प्लाया, बजाडा और पेडिमेंट। ये कहाँ होता है? ये होता है अंतरा पर्वतीय बेसिन, यानी इंटर माउंटेन जो बेसिन होते हैं, ऐसे बेसिन जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरे हुए, छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरे हुए बेसिन, उनको हम क्या बोल देते हैं? अंतरा पर्वतीय बेसिन, इंटर माउंटेन बेसिन। इंटर माउंटेन बेसिन में क्या होता है, आपको ये जल निर्मित स्थलाकृतियाँ दिखाई दे जाती हैं, जिनमें हम पर्वतों के अग्रभाग से पेडिमेंट, बजाडा और प्लाया, पेडिमेंट, बजाडा और प्लाया। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं डायग्राम बना दूंगा, आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए, मैंने अभी कहा इंटर माउंटेन बेसिन, अंतरा पर्वतीय बेसिन, मतलब लगभग चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ बेसिन। तो मान लीजिए ये कोई ऐसे है, और यहाँ कुछ स्थलाकृतियाँ, ये पहाड़ी क्षेत्र आप देख लेंगे थोड़ा सा, इधर, फिर ये पर्वतीय भाग और इधर ये पर्वतीय भाग, ठीक, और यहाँ बीच में कुछ ऐसा, और फिर ये कुछ ऐसा, ये वाला, जिनको ये, किसको हम क्या बोलते हैं? पर्वतीय अग्रभाग। सब पर्वतीय अग्रभाग, पर्वतीय अग्रभाग, ये भी, ये सब क्या है? पर्वतीय अग्रभाग। इससे मैंने आपको बताया, क्या बताया? पेडिमेंट, बजाडा और प्लाया, और इस भाग को क्या बोल देते हैं? बाल्सन, यानी पर्वतों से घिरे हुए बेसिन का जो ये वाला एरिया है, इसको क्या बोल देते हैं? बाल्सन, बॉल्सन, बॉल्सन, हिंदी में बाल्सन, ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, और ये हिस्सा इसको बजाडा, ठीक, और ये वाला हिस्सा प्लाया, और ये वाला हिस्सा पेडिमेंट। ठीक है, ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखिए,
अंतरा पर्वतीय बेसिन, ये वाले बेसिन की बात हो रही है, चारों तरफ से लगभग पर्वतीय भाग से घिरा हुआ है। और यहाँ पर ये जो इतने हिस्सा, ये वाला हिस्सा तो इसको बाल्सन बोल देते हैं, इसको बजाड़ा बोल देते हैं, इसको प्लाया। क्या क्या है ये देख समझ लीजिए क्या है। प्लाया की बात कर लेते हैं, यहाँ से चल देते हैं प्लाया, अंदर से बाहर की ओर। प्लाया रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरी बेसिन को बाल्सन बोल देते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। और चारों तरफ से छोटी छोटी नदियाँ अगर कोई निकलेंगी तो इसी भाग की तरफ बढ़ेंगी। अगर इन पर्वतीय भागों से कोई नदियाँ निकल रही हैं तो इन्हीं, अभी मैंने आपको बताया था इनलैंड वाटर सिस्टम, आंतरिक जल प्रवाह की बात बताएगी। तो यहाँ से नदी खत्म हो जाएगा तो ये पूरा एरिया जो है, पूरा भाग जो है वो शुष्क हो जाएगा। लेकिन कभी कभी वर्षा की अधिक मात्रा होने के कारण इनमें जल की उपलब्धता हो जाती है। इसीलिए स्पेशली ये आपसे कहा भी गया है कि जो जल निर्मित मनुष्य स्थलाकृतियाँ हैं वो क्या है, वो कौन सी। तो यहाँ और जब कई बार बाल्सन में यहाँ जल एकत्रित हो जाएगा तो झीलों का निर्माण हो जाएगा। अभी मैंने आपसे कहा ही कि नदियाँ आ रही हैं और यहाँ तक पहुँच रही हैं, कुछ पहुँच रही हैं, कुछ रास्ते में सूख रही हैं। तक पहुँचते पहुँचते क्या हो रहा है, रास्ते में कहीं कहीं झीलों का निर्माण भी हो रहा है। और झीलों का निर्माण होने से जब पानी खत्म हो जाएगा तो वो झील भी सूख जाएगी। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर जो लबड़ या नमक या सैंड एकत्रित हो रही है, उससे ये भाग कुछ ऊंचा और समतल भाग बन जाता है, जिसको प्लाया नाम देते हैं। ठीक है, सिल्ट का जमाव हो जाता है, जिसको प्लाया नाम दे दिया। और अधिक नमक वाली जो प्लाया होती है उनको सैलिनास नाम दिया गया, सैलिनास। ठीक है, सैलिनास नाम से जानते हैं जो अधिक सिल्ट वाली, जो नमक वाली प्लाया जी। अच्छा, बात करें बजाड़ा की, तो प्लाया तथा पर्वतीय भाग के बीच में मंद ढाल, जिसको हम प्लाया तथा पर्वतीय भाग के बीच में मंद ढाल, प्लाया तथा पर्वतीय भाग के बीच में मंद ढाल, जिसको हम बजाड़ा बोलते हैं, ये वाला। और पर्वतीय और बजाड़ा के बीच का जो भाग होता है उसको हम पेडीमेंट कहते हैं। तो पेडीमेंट का, इसका जमाव तो निक्षेपण द्वारा ही हो रहा है बजाड़ा का, लेकिन पेडीमेंट का निर्माण जो है पर्वतीय अग्रभाग के डिग्रेडेशन से होता है, उनके अपर्दन से होता है, उनके निम्नीकरण से होता है। तो ये जो पेडीमेंट हुआ, ये कैसा होगा, इससे अपर्दन से हो रहा है, तो ये अपर्दन वाला बन गया। और ये प्लाया और बजाड़ा जो है वो निक्षेपण वाली क्रिया से, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये सब क्या हुई, जल से निर्मित होने वाली कुछ स्थलाकृति जो मरुस्थलीय भागों में मिलती हैं। लेकिन उसके लिए क्या आपने ध्यान दिया, यहाँ पर एक चीज़ बस इम्पोर्टेंट है कि इनलैंड माउंटेन सिस्टम, ठीक है, या अंतरा पर्वतीय इनलैंड माउंटेन बेसिन, अंतरा पर्वतीय बेसिन, जिसमें आप देखें पहाड़ियों की स्थितियाँ क्या है। उसके बाद ये इनके बीच का जो भाग है उसको हम बाल्सन कह देते हैं। यहाँ बीचों बीच में जो जमाव एकत्रित हो रहा है उसको प्लाया, और यहाँ बजाड़ा और ये पेडीमेंट, जिसमें बजाड़ा और प्लाया जो है वो निक्षेपण से बन रहा है। और जो पेडीमेंट है वो कैसे हो रहा है, पेडीमेंट इसके जो पर्वतीय अग्रभाग है उसके अपर्दन के या उसके डिग्रेडेशन के या उसके निम्नीकरण के कारण बन रहा है ये चीज़। तो अब आपने देखा कि ये विंड का वर्क इस तरह से यहाँ कंप्लीट हो रहा है, जिसमें इरोजनल और डिपोजिशनल सारी स्थलाकृतियों की बात हम लोगों ने की। अब आप यहाँ पे चाहो तो एक टेबल, जैसे मैंने सारे में बनवाए हैं, एक टेबल बना सकते हैं। और अगर आप टेबल नहीं भी बनाते हैं तो आप थोड़ा सा इस तरह से कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे इरोजनल लैंडफॉर्म लिखा, तो इरोजनल लैंडफॉर्म के बाद आप एक फ्लो चार्ट बना लीजिए। जरूरी नहीं कि आप टेबल ही बनाएं, आप एक फ्लो चार्ट बना लीजिए। और फ्लो चार्ट में यहाँ से आप क्या करेंगे, दो पार्ट इसके हो गए। ये तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स नहीं कहना है हमें, वर्क ऑफ विंड कहना है, या हमें कहना है योलिन टोपोग्राफी। उसके बाद ये यहाँ पे इरोजनल और यहाँ पे डिपोजिशनल। इरोजनल में कौन कौन सा है, डिपोजिशनल में कौन कौन सा है। और बीच में आप एक चीज़ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इसमें एब्रेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, एट्रिशन हो रहा है नहीं हो रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या, डिफ्लेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो विंड सिस्टम है, विंड की हम बात कर रहे हैं, तो विंड में क्या होगा, डिफ्लेशन तो जरूर होगा। अब वाहन उड़ाव, जिसको उड़ाव या उड़ान की क्रिया बोल देते हैं, डिफ्लेयर से बना,
तो वो तो जरूर होगा। एब्लेशन हो रहा है क्योंकि चट्टानों पर रगड़ रही है, चट्टान के जो टुकड़े हैं वो आपस में भी रगड़ खाएंगे, ये भी पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। तो एब्लेशन और एट्रिशन तो होगा ही होगा। और नया तीसरा अणु हमारा डिफ्लेशन है, वो विंड क्या करेगी, सॉफ्ट फ्रैक्शन को उड़ा के साथ ले जाती है, इतनी शक्ति उसके अंदर होती है। तो यहाँ वो 3 कारक आपने लिख दिए, और यहाँ जो उनके इरोजनल लैंडफॉर्म्स है वो लिख दिए, यहाँ जो डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स है वो लिख दिए। तो आपका एक फ्लो चार्ट इस टाइप से तैयार होगा। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप टेबल बना के ही इसको करेंगे। तो यहाँ अभी हमने एक विंड की या एरिड और सेमी एरिड और ये सारे बात की। अब नेक्स्ट हम चल देते हैं कहाँ, सी वेव्स की तरफ। मैरीन वेव्स या सी वेव्स या सागरीय तरंगे या लहरें या धाराएं, इनकी बात हम लोग कर देते हैं। तो सागरीय जल आप लिख सकते हैं वर्क ऑफ सी वाटर, लिख दीजिए वर्क ऑफ सी वाटर, वर्क ऑफ सी वाटर, सागरीय जल का कार्य, या इसको आप एक शॉर्ट में लिख सकते हैं कोस्टल टोपोग्राफी, तटीय स्थलाकृतियां। कोस्टल टोपोग्राफी यानी कोस्ट पे बनने वाली जो स्थलाकृतियां हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, वो कौन कौन से होंगे। तो सागरीय जल का जो कार्य है वो सागरीय लहर, धाराएं, ज्वारीय तरंग या तथा सुनामी, इन सब के द्वारा देखने को आपको मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें शक्तिशाली होती है, जो शक्तिशाली नहीं कहेंगे, सबसे ज़्यादा जो वर्क होता है जिनका, वो सागरीय लहरों का होता है। देखते हैं आप, लहर एक समुद्र से उठती है और तट पे टकराती है और टकरा के फिर वापस आती है, तो आप देखिए उसमें गतिशीलता है। तो ये फैक्टर हर एक में आपको जरूर मिलेगा, गति जरूर होगी, क्योंकि बिना गतिशीलता के इरोजनल वर्क होने में प्रॉब्लम है। डिपोजिशनल वर्क तो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इरोजनल वर्क में दिक्कत आएगी। तो ये आपको देखना होगा कि ये गतिशीलता इसमें है। तो कई माध्यम इसके हैं, लेकिन सागरीय लहर जो है वो सबसे अच्छी माध्यम है। अच्छा, इसके लिए मैं कुछ आपको स्पेसिफिक प्लेसेस नहीं दिखाऊंगा वर्ड में, क्योंकि आप सब जानते हैं जहाँ जहाँ सागर की स्थिति बनेगी और उनकी तीव्रता, लहरों की तीव्रता पर निर्भर करेगा। ये बात यहाँ भी है, जिस तरह से वायु की तीव्रता पर निर्भर कर रहा था, उसी तरह से लहरों की तीव्रता पर यहाँ भी निर्भर करेगा। तो यहाँ लहरों की तीव्रता में आपको ध्यान देना होगा कि अगर जैसे छोटे छोटे जो सीज हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगी, लेकिन जो वहाँ बड़े हैं जहाँ पर तीव्रता ज़्यादा है, तो वहाँ आप देखेंगे कि जो सिस्टम बन रहे हैं, जो टोपोग्राफी बन रही है, वो ज़्यादा बन रही है। तो इसमें वही कौन कौन से अपरदन की शक्तियाँ काम करेंगी, तो उसमें आप लिख सकते हो, देख सकते हो। एब्रेशन तो करेगा ही, एट्रिशन भी करता है। हाइड्रोलिक एक्शन, जल गति क्रिया, जल की बात हो रही है और जल चट्टानों पे फोर्स लगा रहा है, तो हाइड्रोलिक एक्शन तो होगा ही होगा, जल गति क्रिया। तो आप सीधे लिख सकते हैं कि जो वर्क हो रहा है वो वर्क किन तरीक़ों से हो रहा है, अपघर्षण, एब्रेशन, एट्रिशन, सन्निघर्षण, और उसके अलावा जल गति क्रिया या हाइड्रोलिक एक्शन। और एक इसमें और एक्स्ट्रा होता है जल दाब क्रिया। ठीक है, जल दाब क्रिया यानी वाटर प्रेशर। वाटर प्रेशर नया हो गया, क्या नया हो गया, आप देखिए जो वेव्स आती हैं वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं और तट पे पूरे फोर्स लगाती हैं। कभी आप किसी कोस्ट पे गए हो तो आपने देखा होगा कि बहुत स्पीड से आती हैं और शक्तिशाली होती हैं और तट पे टकराती हैं, और टकराने के बाद क्या करती हैं, उसका इरोजन करती हैं, और जो पार्ट है अपने साथ कुछ दूर तक बहा के भी ले जाती हैं और डिपोजिशन भी करती हैं। तो जो वाटर है उसका क्या है, जल का चट्टानों पर दबाव पड़ रहा है, दबाव की क्रिया हो रही है, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, वाटर प्रेशर बोल देते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि कोई भी तट है, मान लीजिए ऐसा कोई तट है और यहाँ क्या है, समुद्र, या मान लीजिए और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, इस टाइप का कोई भाग है और यहाँ सागर। अब अगर ये लहर आएगी यहाँ पे तो उसे काटने की कोशिश करेगी, तो देखिए कैसा बन सकता है, क्या स्थलाकृति बन सकती है। ठीक है, और ये सागर का जल, समुद्र का, और ये स्थलाकृति कुछ टाइप से कुछ बनेगी, क्योंकि लहर ने यहाँ तक भी प्रहार किया है। तो ये ऐसी जो स्थलाकृति बनती है उसको हम क्लिफ बोलते हैं, कोस्टल क्लिफ, कोस्टल क्लिफ बोलते हैं। ठीक, ये वाली स्थिति, और इसको खांच या नॉट, ये वाला हिस्सा।
ठीक, ये जो लैंडफॉर्म आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लिफ, कोस्टल क्लिफ। ठीक है, कोस्टल क्लिफ में आप देखेंगे कि सी वेव्स जो यहाँ से आ रही हैं वो क्या कर रही है, यहाँ तक उसको जो लैंडफॉर्म था या जो भी कोस्ट लाइन थी उसको उन्होंने काटा, और काटने के बाद चट्टानों को अपने साथ बहा के दिया, और इस टाइप की स्थिति बनती है। ठीक है, इसमें आप कह सकते हैं एक उच्च ज्वार की रेखा, एक निम्न ज्वार की रेखा, यानी कितना समुद्र का जल कितनी ऊंचाई तक पहुंच रहा है और कितना पीछे जा रहा है, टाइड्स जब आ रहे हैं तो स्थिति कहाँ तक कैसे हो रही है। तो ऐसी कोई स्थलाकृति अगर दिखाई देती है जिसको हम क्या कह देते हैं, क्लिफ या कोस्टल क्लिफ या तटीय क्लिफ। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कई बार क्या होता है जब ये जो वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और इस तरह से काट के चली जाती है तो पूरा का पूरा हिस्सा ही क्लिफ टूट के गिर भी जाता है, तो ऐसी स्थितियाँ भी बन सकती हैं। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कोस्टल टोपोग्राफी की बात कर रहे हैं, जो कहाँ हो रही है, तटीय क्षेत्रों में बन रही है, जिसके लिए समुद्र की जो लहरें हैं वो तट से टकराती हैं और टकराने के बाद उसका अपर्दन करती हैं और अपर्दनात्मक स्थलखंडों का निर्माण करती हैं। तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं, बना सकते हैं, लिख सकते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स। इरोजनल लैंडफॉर्म्स में हमने बात किसकी की, क्लिफ की बात की, जिसको हम कोस्टल क्लिफ या तटीय क्लिफ कहते हैं। अगला होता है स्टैक। स्टैक कई बार आया है। स्टैक, स्टैक कैसे बनता है, देखिए स्टैक में कोई चट्टान, मान लीजिए ऐसी चट्टान थी, इसका इरोजन हुआ और ये सॉफ्ट और हार्ड रॉक सारी हैं, और होने के बाद क्या हुआ, इसकी स्थिति ऐसी हुई कि ये इतना हिस्सा कट गया और बाकी का हिस्सा ऐसे समुद्री भाग में यहाँ पर ये सारा चट्टानी भाग है और ये सब समुद्र है। ठीक है, ये सारा समुद्र है। तो ये जो एक स्थलखंड आपको दिखाई दे रहा है समुद्र में स्तंभ के जैसा खड़ा हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैक। ये स्टैक कई बार पूछेंगे। ठीक है, स्टैक, स्टैक क्या है आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको चिमनी शैल या स्केरी भी बोल देते हैं। चिमनी शैल या स्केरी, चिमनी शैल या स्केरी, ये कुछ अलग नाम है, फिलहाल मेन जो है वो स्टैक है और स्टैक नाम से पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा। अगला हम जो पढ़ेंगे उसे कोब, अंडाकार कटाव या लघु निवेशिका। अंडाकार कटाव या लघु निवेशिका, कोब, कोब। ठीक है, अंडाकार कटाव या लघु निवेशिका, आप ध्यान रखिए, निवेशिका अभी आपको बहुत मिलेगी आगे। निवेशिका ये क्या है, इनमें आप देखिए, अगर हम बात कर लें इस टाइप से, तो ये स्थल भाग है और स्थल भाग में ये समुद्र का जल अंदर घुस के कटान कर देता है, ये सारा स्तरीय भाग है और यहाँ पर ये स्थिति बन जाती है, यानी जो सॉफ्ट रॉक थी उसको इसने ये सागर, सागर ये जल कह सकते हो, सागर जल, और ये स्थल, और ये जो बन रही है ये क्या बन रही है, लघु निवेशिका। निवेशिका, ठीक है जी। आप देख लीजिए यहाँ पे सॉफ्ट रॉक्स जितनी है उनको काट के उसने एक अंडाकार आकृति बना दी, जिसको क्या कहा जाता है, लघु निवेशिका या कोब कह देते हैं। और इनमें एक और ख़ास बात होती है कि जो अवरोधी शैल हैं, ये यानी अवरोधी शैल मीन्स ये सॉफ्ट रॉक्स हैं, ये यहाँ पे स्थिर अपनी जगह नहीं, इनको नहीं काट पाया ये हमेशा रहते हैं। और इसमें जो हार्ड रॉक्स थी इनको इसने नहीं काट पाया, सॉफ्ट रॉक्स के काट के आगे चला गया, यानी सॉफ्ट रॉक्स में उसने घुस के उनके जो जॉइंट्स हैं वहाँ गया और जॉइंट्स में घुसने के बाद उन चट्टानों को ढीला किया, तोड़ा, और तोड़ने के बाद इस टाइप की आकृति बनाई जो लघु निवेशिका या कोब जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम एक है तरंग घर्षित बेदी या वेव कट प्लेटफॉर्म। तरंग घर्षित बेदी या
वेव कट प्लेटफॉर्म। आप देखिए तरंग घर्षित बेदी, ये भी नाम से समझ में आ रहा है, वेव कट प्लेटफॉर्म, यानी वेव ने प्लेटफॉर्म को काट दिया। प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? कोस्टल पार्ट हो सकता है, कोई तट हो सकता है, तो वो कैसे होगा? अभी हम लोगों ने क्लिप पढ़ा था, तरंग घर्षित बेदी, तरंग घर्षित बेदी या वेव कट प्लेटफॉर्म। ठीक है, अभी आपने क्लिप पढ़ा था, देखिए क्लिप के जैसा ही लगभग यहाँ पर है। मान लीजिए ये कोई लैंडफॉर्म है और ये इस टाइप से ऐसे मान लीजिए ऐसे ही, और यहाँ सागर ये भाग है और सागर जल, समुद्र का जल यहाँ तक पहुँच रहा है और कटार तक। ठीक है, यहाँ स्थिति पहले कभी ऐसी नहीं होगी, या हो सकता है कि ऐसे कभी रहा हो पूरी चट्टान। तो क्या किया उसने, जो वेव्स आई उसने काटना शुरू किया और जो भी सॉफ्ट रॉक्स हैं उनको काटा और यहाँ से उनका अपवर्तन कर दिया, तो स्थिति इस टाइप से बन गई। उसके बाद फिर उसने काटा तो स्थिति इस टाइप, लगभग एक स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा ऊंचा नीचा ये प्लेस ऐसा समुद्र जल के अंदर। यहाँ देखिए ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है, यहाँ कोई स्थलीय भाग था, कोई चट्टान थी, उस चट्टान को समुद्र की लहरों ने काट कर एक प्लेन, एक लगभग समतल मैदान जैसा बना दिया। तरंग घर्षित बेदी, यानी तरंग जो थी उस तरंग ने इस पर घर्षण किया, एब्रेशन हुआ, और एब्रेशन से इसने यहाँ पे क्या किया, कटाव किया, और उसको जो भी सेडिमेंट, जो भी जो टुकड़े थे चट्टानों के, वो बहा के अलग ले गया। तो ये सागर जल के अंदर बनने वाला इस टाइप का कोई चबूतरा या प्लेटफॉर्म बन रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वेव कट प्लेटफॉर्म या तरंग घर्षित बेदी। इस इनका आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्लिफ के सामने तटीय भाग बनते हैं। तो ये क्या थे आपके इरोजनल लैंडफॉर्म्स थे, किससे बनने वाले, सागरीय लहरों से बनने वाले। ठीक है, जिनमें आपने क्या क्या पढ़ा, क्लिप पढ़ा, वेव कट प्लेटफॉर्म पढ़ा, लघु निवेशिका पढ़ी या कोब, स्टैक पढ़ा, और लघु निवेशिका और जो कोब था उससे पहले केब भी बन जाती है। केब में भी यही है कि समुद्र के किनारे कोई चट्टान है, उसको उसने जो वेव्स हैं वो यहाँ से आ रही है और काट काट के ऐसा कोई पार्ट बना लिया, तो वो केब की स्थिति है। तो केब समुद्री कंदरा है, जिनको कहते हैं समुद्री कंदरा, सागरीय कंदरा, केव्स, सी केव्स या लैंड केव्स। तो ये सब क्या हुई, ये सारे जो लैंडफॉर्म्स बने आपके वो इरोजनल लैंडफॉर्म्स। तो इनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स और इरोजनल लैंडफॉर्म्स। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स, और इनके बाद 1 2 3 इस टाइप से सारे नाम हैं। तो जो जिस तरीके से आपको अच्छा लग रहा है उस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको याद जरूर करना है, क्योंकक्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपसे जरूर पूछा जाता है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आपको। नेक्स्ट हम अब इसकी बात करेंगे डिपोजिशन की। तो निक्षेपण क्या होगा, निक्षेपित स्थल रूप या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ठीक, तो अगला हेडिंग आप डाल लेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। तो उसमें सबसे जो अच्छा और आपको बड़ा वहाँ जाने का क्रेज भी रहता है वो होता है बीच। ठीक है, बीच या पुल इन। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, इसको आप लिख दीजिए निक्षेपित या निक्षेपण द्वारा बनने वाली फिसलाकृतियां। ठीक है, इसमें आप एक चीज ध्यान देंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, बीच। ठीक है, बीच, बीच के बारे में बात कर लेते हैं। पुलिन, इसको हिंदी में पुलिन कहते हैं। तो अब आप देखिए कि जब जो वेव्स आ रही हैं ले जा रही जो भी लहर है, उसका फिर उसी रास्ते पे आ रही है, फिर वापस आ रही है, तो
क्या हो रहा है, चट्टान चूना यानी चट्टानों का जो मोटे टुकड़े भी तोड़े थे उनको भी धीरे 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 महीन चट्टान चूनों में वो कन्वर्ट हो जाता है और वो के तट के किनारे जो वेव्स हैं उनके आगे एक जमाव होने लगता है, जिसको हम बीच या पुलिंग कहते हैं। तो बीच पे जाने का आप सभी को बहुत हमेशा क्रेज रहता है, तो बीच के बारे में आपने आज पढ़ा कि बीच कैसे बनता है, ठीक है। तो बीच में आपने देखा बीच क्या है, एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है किसका, सी वेव्स का, या कोस्टल एरिया में बनने वाला एक लैंडफॉर्म जिसको क्या कहा, बीच का। अब इसमें एक बात बस थोड़ी यहाँ पे टेक्निकल ध्यान रखनी है, जो उच्च ज्वार तल और निम्न ज्वार तल है, यानी हाई टाइड लेवल और लो टाइड लेवल, उन दो के बीच में ही ये बनेगा। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, क्लिप बनाया था, तब मैंने हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन दिखाई थी। उसमें क्या होगा, जो उच्च ज्वार तल यानी हाई टाइड लेवल और निम्न ज्वार तल लो टाइड लेवल, उनके बीच में ही इस बीच का पुलिंग का निर्माण होगा। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे रोधिका, तरंगों तथा धाराओं द्वारा निक्षेपण के कारण निर्मित कटक या बांध। ऐसे भाषा पढ़ने में नहीं समझ में आता है, कोई भी निर्मित कटक या बांध, बांध को क्या बोलते हैं, वो जो किसी भी चीज़ के रास्ते में अवरोध आ जाए पानी के बहाव में, उसी को तो बांध बोलते हैं। देखिए अगर यहाँ हम बात करें, मान लीजिए ये कोई स्थलीय भाग है और स्थलीय भाग में ये कुछ इस टाइप से इसकी और भी यहाँ थोड़ा दिखा सकते हैं कटा पटा कट, और ये सागरीय भाग, सागरीय जल आप इसको सिखा सकते हैं। तो इसमें क्या है, जो जमाव हो रहा है इस टाइप से जमाव हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये सारे जो जमाव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रोधिका या बार्स कहलाते हैं। रोधिका, रोधिका यानी रोकने वाली, इसको, इसके जल यहाँ जा रहा है तो रास्ते में अवरोध आ रहा है, तो इसको नदी को जब बाढ़ आती है तो बांध बनाया जाता है, तो क्या उसको करते हैं रोकने के लिए, साइड में चीज़ें लगा देते हैं। तो उसमें क्या है, यहाँ भी क्या बन रहा है, ये जो सागरीय लहरें आ रही हैं तो इसके रास्ते में ये रुकावट आ रही है, यहाँ बांध से मतलब रुकावट से है, ये आपको ध्यान रखना है। और वो जमाव किसके द्वारा हो रहा है, सागरीय लहरों के द्वारा हो रहा है, और इसको काटने से तो हुआ है, जो ये कोस्टल पार्ट था, जो चट्टानें थी, इन्हीं को काट काट के तो उसने यहाँ पे एक बांध या कुछ निक्षेपण किया है, कोई सैंड इकट्ठी की है, तो उसको हम क्या बोलते थे, रोधिका या बार बोलते थे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक और इसमें होता है स्पिट, स्पिट इम्पॉर्टेंट है, स्पिट। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे, स्पिट की बात कर रहे थे। देखिए कि कुछ एग्जाम्पल मैं आपको इंडिया का दे देता हूँ, जैसे कि चिल्का लेक, उड़ीसा की बात अगर देखिए कि कुछ एग्जाम्पल मैं आपको इंडिया का दे देता हूँ, जैसे कि चिल्का लेक, उड़ीसा की बात अगर हम करते हैं, उड़ीसा सभी जानते हैं स्टेट की बात हो रही है, उड़ीसा में एक झील है जिसका नाम चिल्का झील, चिल्का लेक। तो चिल्का लेक का बिल्कुल उसकी जो लोकेशन है वो चिल्का लेक, तो चिल्का लेक का बिल्कुल उसकी जो लोकेशन है वो स्थल भाग और जल भाग बंगाल की खाड़ी से वो जोड़ रही है। तो इस चिल्का झील के ठीक आगे, यानी आप कह सकते हैं उसके मुंह में, कितना लगभग 50 किलोमीटर लंबा एक स्पिट है। इसी तरह से पुलिकट झील, उसके आगे भी ऐसी केरल की अगर हम बात करें तो बम्बरनाथ झील, उसमें लगभग 20-22 किलोमीटर लंबा स्पिट है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकली ऐसी भी देखनी होंगी कि लैंडफॉर्म्स बस रट लिए, ऐसा नहीं करना है आपको, उनका वो व्यवहार में कहाँ आपको देखने को मिल रहा है उस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो केरल में जो बम्बरनाथ है वो बहुत फेमस एक झील है, उसमें उसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, वो आगे कभी टर्न होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो वहाँ आप देख सकते हैं स्पिट की अगर हम बात करें तो वहाँ भी आपके बम्बरनाथ झील में वो स्पिट आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा कुछ जो लैंडफॉर्म्स की बात करें, एक हुक होता है, हुक। यहाँ सारे जो हम बात कर रहे हैं वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की बात हो रही है। तो हुक की बात, ये कंपाउंड हुक, हुक सिंपल हुक भी होता है और कंपाउंड मिश्रित हुक भी होता है। मिश्रित हुक कैसे बन रहा है, यहाँ देखिए पूरी ये कोस्ट लाइन बनी हुई है और इस कोस्ट लाइन पर आप देखिए ये जमाव कुछ ऐसे हुआ और ऐसी स्थलाकृति बनी हुक जैसे, तो इसको हम हुक बोलेंगे, हुक। आपको बस इतना याद रखना है।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें एक में कई सारे ऐसे बन रहे हैं, तो इसको हम मिश्रित हुक या कंपाउंड हुक बोलते हैं। तो ये कुछ नाम जो आपको डायरेक्ट ऐसे याद रखने हैं, इसका कोई विशेष ऐसा नहीं है, बस ध्यान रखना है कि ये अगर कहीं मिलता है तो आप उसको बता सकते। अच्छा, एक होता है लूप। लूप भी आपको बताना है, लूप या लूप बार, लूप रोधिका। तो उसमें भी यही स्थिति है कि अगर ये स्थलीय भाग है, स्थलीय भाग में आप देखेंगे जमाव हुआ, और जमाव इस तरह से हुआ कि उसने जो समुद्र का पानी था उसको यहाँ पर रोक दिया, आने से रोक दिया। ये सागरीय भाग है और ये स्थल भाग है। तो इसको हम बोलते हैं लूप या छिल्ला या लूप बार, इसको आप बोल सकते हैं। तो इनमें क्या, चिल्का झील में यही स्थिति बन रही है कि एक लूप द्वार जैसा बन रहा है, सागरीय जल को वो आने से झील में इसने रोक दिया। नेक्स्ट एक इसमें और बचा टोम्बोलो। टोम्बोलो टोम्बोलो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। टोम्बोलो में आपको ध्यान ये रखना है कि जो रोधिका होती हैं वो क्या कर रही हैं, यहाँ पर कोई स्थलीय भाग है और ये सागरीय भाग है। यहाँ पर कोई अगर आइलैंड है, ठीक है, माली चट्टानी टुकड़ा है, और इस चट्टानी टुकड़े को यहाँ से वो जोड़ रही है इसके साथ जमाव के बाद, ठीक है, जिनको हम क्या कह देते हैं, टोम्बोलो कह देते हैं। यानी स्थल भाग, ये कोई स्थलीय भाग था, इस स्थलीय भाग को किसी समुद्री द्वीप, स्थलीय भाग और किसी समुद्री द्वीप को जब कोई रोधिका जोड़ देती है तो उसको हम टोम्बोलो बोलते हैं। टोम्बोलो, ठीक। तो ये कुछ स्थलखंड आपने देखे जो समुद्र से बनने वाली स्थलाकृतियाँ। अच्छा, लैगून, एक लैगून और बचा, लैगून। लैगून के बारे में भी आपने सुना होगा, लैगून होती है कुछ। लैगून क्या होती है? लैगून देखिए, इसी में बना देता हूँ। समुद्री भाग में आप देखेंगे कि जो इस टाइप से स्थितियाँ बन रही हैं, ऐसे ऐसे ये बन रहा है। यहाँ कोई रोधिका यानी संयोजक रोधिका उसको कह देते हैं, उसने इस तरह से ऐसे कर दिया, इसका मुंह बंद कर दिया। तो ये क्या हुआ, सागर का पानी पहले कभी इसमें चला गया था, उसके बाद जमाव के कारण वापस यहाँ से नहीं निकल सकता। तो ये क्या हो रहा है, ये लैगून की स्थिति। चिल्का झील में ये वाली विशेषता भी आपको, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें, स्थलाकृतियाँ अभी हम लोगों ने पढ़ी, वो सब क्या है, समुद्र से बनने वाली डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स या निक्षेपित स्थल रूप। तो अब आपके पास, आज आपने दो एजेंट के वर्क को देखा, जिसमें आपने विंड का वर्क देखा और दूसरा आपने सी वेव्स का वर्क देखा। तो जैसे आप इसको क्या करेंगे, विंड के वर्क को भी इरोजनल वर्क एंड डिपोजिशनल वर्क में कैटेगराइज करेंगे, और जो सी वेव्स का वर्क है उसको भी आप इरोजनल वर्क और डिपोजिशनल वर्क में कैटेगराइज करेंगे। उनके इरोजनल लैंडफॉर्म्स, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स सारे तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा सेक्शन यहाँ पे जो एजेंट वाला था, यानी इरोजन के एजेंट, इरोजनल एजेंट्स का जो टॉपिक था, वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट है। तो कल मैं आपको कुछ माउंटेन और इन सब का क्लासिफिकेशन वगैरह बताऊँगा। तो कल हमारा ये जियो मॉर्फोलॉजी का जो सेक्शन है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।